नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राइट टू रिपेयर, अब ये एक नई चीज़ आई है। राइट टू रिपेयर क्या है, ये किस हद तक हमारे अपने फ़ायदे की चीज़ है, किस हद तक ये उपभोक्ता की मदद करेगी, सरकार को इसमें अपना क्या फ़ायदा दिख रहा है और ये क्या नई चीज़ होने वाली है। एक बिल दरअसल आने वाला है, सरकार तैयारी कर रही है, उसको एक एक्सपर्ट कमेटी को दिया गया है कि आप इस बिल का ज़रा ड्राफ्ट तैयार करो, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। और पूरी दुनिया में राइट टू रिपेयर जैसे कानून हैं। अब भारत का कानून कैसा होगा, इस पर बहस हो रही है। तो जाहिर बात है कि जो पब्लिक फोरम्स हैं, जैसे कि मीडिया है और इस तरह से सोशल मीडिया, दूसरी जगहों पे इस पर बातचीत होनी चाहिए। बातचीत होने का मतलब ये है कि आप बताएं कि राइट टू रिपेयर बिल कैसा हो। आज राइट टू रिपेयर बिल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस बिल के दायरे में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ताकि इससे संबंधित जानकारियां, आपत्तियां और दूसरी चीज़ें आप इस पर अपने सोशल मीडिया पे प्रकाशित कर सकें। वैसे तो आमतौर पे सरकार सुनती नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमारी बातों को सुन लिया जाए। आज इसी पे बात होगी, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। ये बेहद ज़रूरी जानकारी है और एक QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसको भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। शुरुआत करता हूं मैं अपनी दुख भरी गाथा से। मेरे पास हायर कंपनी का एक फ्रिज है। अब पता नहीं हायर, कोई उसको हेयर कहता है, कोई कुछ कहता है। और उस फ्रिज को लेके ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कोई 2-4 साल 5 साल हुए। अब क्या हुआ कि फ्रिज के अंदर जो प्लास्टिक के तमाम सारे, एक सब्ज़ी का डब्बा होता है, कुछ पार्टीशन होते हैं, बोतल रैक्स होते हैं, वो धीरे धीरे प्लास्टिक के थे, टूट गए। या टूटने जाहिर बात है, आजकल इतना मजबूत तो कोई बनाता नहीं। अब उसको हासिल करने के लिए जब मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ तो पता चल रहा है कि वहाँ पर वो पार्ट नहीं मिलेंगे। सर्विस सेंटर को लेकर मैंने कंपनी को ट्वीट किया तो कंपनी से जवाब आया कि आप जो है वो, हम आपके यहाँ पे इंजीनियर भेज रहे हैं, वो आपकी शंका का समाधान करेंगे। इंजीनियर महोदय आए, उन्होंने अपना विजिट का बिल थमा दिया हमको और कहा कि साहब पार्ट तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये पुराना मॉडल हो गया है और सिर्फ हमारी कंपनी ही नहीं, किसी भी कंपनी के पुराने फ्रिज का आपको पार्ट नहीं मिलेगा। पुराना फ्रिज उनके लिए ये 4 साल, 3-4, 5 साल पुराना फ्रिज ही पुराना था। इसके बाद कंपनी को फिर लगातार मैं चिट्ठी पत्री करता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उसकी वजह ये थी कि कंपनी ने एक बार फ्रिज बनवाया चीन से या कहीं से भी, जहाँ से वो बनवाना चाहें, बेचा। उसके बाद नया मॉडल बनवा दिया, उसको बेचना शुरू कर दिया। और अब जो 2-3 साल शुरू में जब तक गारंटी वारंटी रहती है तब तक उसके पार्ट भी उपलब्ध करा दिए, उसके बाद काम तमाम। दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ। दूसरा उदाहरण ये है कि मेरे पास जो कार है वो होंडा कंपनी की है। तो होंडा सिटी कार के जब आप पार्ट खरीदने जाएंगे तो बाज़ार में ओरिजिनल पार्ट नहीं मिलेंगे, वो आपको वहीं मिलेंगे। कहाँ पे? कंपनी के वर्कशॉप में। उसकी पहली कंडीशन ये है कि कंपनी से ही आप उन पार्ट्स को रिप्लेस कराएं। और जब आप उन पार्ट्स को कंपनी से रिप्लेस कराएंगे तो वो वहाँ पे ही आपको लगा के देंगे और उनका जो मन है वो कीमत उसकी वसूल करेंगे। सरल हिंदी में वो अपने पार्ट्स की काउंटर सेल नहीं करते हैं। अभी दिक्कत ये हुई है कि बहुत सारे नॉन ब्रांडेड, आपने देखा होगा, रिपेयरिंग की चेन आ गई है मार्केट में। बहुत सारी कंपनियाँ आ गई हैं जो मल्टी ब्रांडेड है, बल्कि वो हर कंपनी की कार रिपेयर करती हैं। दिक्कत यह है कि जब वो अपनी गाड़ी रिपेयर करेंगी तो वो जेन्युइन ओरिजिनल कंपनी का पार्ट नहीं लगा पाएंगी, क्योंकि होंडा कंपनी अपने पार्ट्स की काउंटर सेल नहीं करती है, वो खुद ही फिट करके देती है। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि जो काम बाहर 2,000 रुपये में हो जाता है, होंडा उस काम को करने में कई बार 14,000, 15,000 हज़ार रुपये मांगती है और आपको देना पड़ता है। एक और उदाहरण देता हूँ आपको। एप्पल कंपनी का जो नया वाला आईफोन आया है उसमें एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि उसका अगर कोई एक पार्ट ख़राब हो गया, मान लीजिए उसकी स्क्रीन भी ख़राब हो गई, तो वो आप बाहर से नहीं बदलवा पाएंगे, और बाहर से लगा भी देंगे तो वो चलेगी नहीं। यहाँ तक कि दूसरे आईफोन से निकाल के भी अगर आप उस चीज़ को लगा देंगे
तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने हर पार्ट के अंदर कोड डाल दिया है और उस कोड से वो मिलान करेंगे तब वो लगेगा। तो सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वो आप जो पार्ट लगा रहे हैं उस पार्ट की प्रोग्रामिंग करके उसका कोड डाल के उसको जोड़ेंगे, तब जाके वो काम करेगा। ये है मोनोपोली। और इसी मोनोपोली के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी से आपने कोई चीज़ खरीदी और अगर बाहर एक बार भी किसी मिस्त्री को दिखा दिया तो कह देते हैं आपकी 2-3 साल की जो गारंटी थी वो ख़त्म हुई। आखिर एक सवाल आपके मन में आता होगा कि क्या हमको अपनी खुद की चीज़ों को मरम्मत कराने का भी अधिकार नहीं है? क्या हम अपनी चीज़ों को मरम्मत भी नहीं करा सकते? और इसी सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है इस नए बिल में। इस बिल में सिर्फ इस मोनोपोली की ही बात नहीं होगी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की बात होगी। जैसे कि पुराने ज़माने में जब आप कोई चीज़ खरीदते थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते थे, तो उसका एक सर्विस मैनुअल आता था और उस सर्विस मैनुअल में हर चीज़ होती थी, गाड़ी का, कार का भी आता था और उसमें सारी डिटेल्स होती थी कि इसमें कहाँ पे कौन सी किस वैल्यू का कंडेंसर लगा हुआ है, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें, ये सारी चीज़ें उसमें, अगर कोई आईसी है तो उसमें क्या है, ये सब चीज़ें एक मोटे से ग्रंथ के तौर पे उपलब्ध कराई जाती थी। और एक यूज़र मैनुअल होता था, वो भी बड़ा मोटा सा होता था, आपको याद होगा। धीरे धीरे कंपनियों ने उस पूरे मैनुअल को गायब कर दिया, एक पर्ची डाल देते हैं जिसमें बस थोड़ा बहुत लिखा होता है ओवरव्यू कि इसका बटन कहाँ है, ऑन कहाँ से होगा, ऑफ कहाँ से होगा, वगैरह वगैरह। वो पूरा का पूरा, जब मैंने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था एक पाम कंपनी का, तो उसके साथ इतना बड़ा मैनुअल आया था। और जब आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं उसके साथ 2 पर्ची आती है एक छोटी सी। तो क्या हुआ कि जब आप उस मैनुअल की मदद से आप ये करते थे कि किसी भी एक्सपर्ट इंजीनियर के पास जाएंगे, वो मैनुअल की मदद से पता करेगा कि इसका रिप्लेसमेंट पार्ट क्या हो सकता है, रिप्लेस कर देगा। अब ये सारी चीज़ों के बीच में हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये आए कि भाई ये तो ठीक ही था, क्योंकि बाहर आप ठीक कराओगे, लोगों को काम नहीं आता है, मिस्त्री को ये नहीं आता, वगैरह वगैरह। कि एक ज़माना वो था जब टेक्नोलॉजी में इस तरह के कंपनियों के दांव पेच नहीं थे। तो आप देखते होंगे रेडियो मरम्मत, ये मरम्मत काम बाहर मिस्त्रियों के पास ही लोग कराया करते थे। तब ये तो नहीं था कि आपने कार खरीदी कंपनी की और उसमें अगर सर्विस की डेट तय कर दी, उतने किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बंद हो जाए, आगे चले ही नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये मोनोपोली का कंपनियां फ़ायदा उठा रही हैं और जो रिपेयर करने का उपभोक्ता का अधिकार है उसको छीना जा रहा है। अब सरकार क्यों चाहती है राइट टू रिपेयर? राइट टू रिपेयर सरकार का मकसद इसके पीछे ये है कि इस बहाने से वो कंपनियों के ऊपर लगाम लगा पाएगी, एक तो। और दूसरा ये है कि भाई अगर मान लीजिए मैंने कोई एक छोटी चीज़ खरीदी, अक्सर ऐसा होता होगा कि जैसे एक हैंड ब्लेंडर ख़रीदा, मैं ये भी अपने ही अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं उसको मरम्मत कराने पहुँचा तो दुकानदार ने कहा इसको फेंक दो साहब, इसका पार्ट नहीं मिलेगा। लेकिन नए बिल के अंदर जो कंपनी माल बेचेगी उसको 10 साल तक कम से कम पार्ट उपलब्ध कराना पड़ेगा। आपको याद होगा भारत में एक कार कंपनी आई थी दाइवो, और उसके बाद में अभी हाल में फोर्ड कंपनी भी अपना बहुत सारे उसने कारें बेची। अब वो अपनी दुकान लेके चली गई, लेकिन फोर्ड ने कहा नहीं, हम यहाँ पे लोगों को पार्ट और सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन दाइवो जब गई तब वो कुछ दे के नहीं गई। अब हालत ये है कि उसके पार्टी आपको नहीं मिल रहे, तो आपने गाड़ी खरीद के गलती कर दी। आज मान लीजिए कई नई कंपनी आई हैं, MG आई है, किया आई है, और भी बहुत सारी आई हैं। अब इन कंपनियों पे भरोसा करके हम सामान खरीद लें, पता चला 3 साल बाद, 4 साल बाद इनका डिब्बा गोल हो गया। ये भारत से कारोबार समेट के चल दी। जब जनरल मोटर खरीद जा सकती है, कोई भी जा सकती है, भारत में किसी की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कितने दिन टिकेगा। उस हालत में उसके पार्ट्स मिलने चाहिए, तो वो पार्ट प्रोवाइड करना कंपनी की जिम्मेदारी हो, ये राइट टू रिपेयर का हिस्सा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सरकार को एक और भी मन में ये है कि जब राइट टू रिपेयर होगा तो जो फ्रीलांस मिस्त्री हैं बड़ी संख्या में, उनको काम मिलेगा। एक तो अब देखिए ये होता है नीतियों में कंसिस्टेंसी की कमी। आप एक तरफ 15 साल पुरानी गाड़ियाँ सड़क से हटा रहे हैं, यानी जिन गाड़ियों को रिपेयर की ज़रूरत पड़नी शुरू होती है उससे पहले हटा रहे हैं, तो पहले ही आप मोटर मैकेनिक्स का तो धंधा बंदी कर देंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं राइट टू रिपेयर ला रहे हैं, तो जब वो राइट टू रिपेयर का फ़ायदा तो तब होगा ना जब कुछ समय तक आप उस चीज़ को चलने दो जितने समय तक उसको रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इनका मकसद ये है कि जब राइट टू रिपेयर आएगा तो बड़ी संख्या, हो सकता है इस बिल को बेचने के लिए हर चीज़ में कुछ जोड़ देते हैं काल्पनिक टाइप का, उसमें ये काल्पनिक जोड़ दिया, वो आएगा तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा
बहुत सारी नौकरियां लोगों को मिलेंगी क्योंकि मिस्त्रियों का काम बढ़ जाएगा। ये एक उनका तथ्य है। और सबसे बड़ा इसके पीछे मकसद है वो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अंतर्राष्ट्रीय दबाव ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में सिर्फ यही काम होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाते हैं, जला के प्रदूषण करते हैं। हमारे भारत देश में भी गाज़ियाबाद में और दूसरे बहुत सारे शहरों में बहुत सारी जगहों पर जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसको आग से जलाया जाता है, प्लास्टिक को, तारों को, दूसरी चीज़ों को, और उसके अंदर के जो मेटल हैं, तांबा वगैरह है, एल्युमिनियम वगैरह है, उसको अलग किया जाता है। और हालत यहाँ तक की है कि विदेशों से इस तरह का सामान जहाज़ों में भर के बाहर आ रहा है, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसको भारत में डंप कर रहे हैं, उसको यहाँ जलाया जाता है। ऐसे कई लोग पकड़े गए हैं। एक अफ्रीकी देश है घाना, वो भारत की ही तरह, भारत तो बहुत छोटा है उसके सामने इन मामलों में, वो पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक कचरा जहाज़ों में भर भर के घाना जाता है और घाना के लोग उस कचरे को वहाँ जलाते हैं, उसका धुआं वहाँ का सूंघते हैं, वातावरण में धुआं जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बन रही हैं, उनको गंभीर बीमारियां हो रही हैं और इन कंपनियों का कचरा जल रहा है। कचरा जलता भी है और इन कंपनियों का एक उसके ऊपर और मकसद रहता है, और वो मकसद ये रहता है कि ऐसी चीज़ें बनाओ जिनकी एक फ़िक्स एज हो, वो कुछ इतने साल ही चलें। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बारे में, आप कितना भी चला लें वो उतने समय के बाद ख़राब होना शुरू कर देते हैं। तो उस सब चीज़ों पे जब राइट टू रिपेयर आएगा तो लगाम लगेगी। मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा या कोई भी एक चीज़ ख़रीद ली, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीद लिया, तो उसमें आप थोड़ा सा रिपेयर करें, उसके बाद उसको चलाएं तो उसका लाइफ स्पेन बढ़ जाएगा। जो चीज़ें, जो म्यूज़िक सिस्टम है, अगर वो आप 5 साल चला रहे हैं, आप 15 साल चलाएंगे। जब ज़्यादा चलाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कम निकलेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम निकलेगा तो पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो ग्रीन हाउसेस गैसेस कम आएंगी। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये एडवाइजेबल है कि आप कैपिटलिज्म की भलाई करो, मार्केट को बढ़ाने के बारे में सोचो, लेकिन इसको भी कम करो। अब इसके साथ साथ बहुत सारे और राइट्स भी आने की ज़रूरत है, जैसे कि आप जो चार्जर है मोबाइल फ़ोन का, सबका एक जैसा कर सकते हैं। बीच में इन्होंने एक संकल्प लिया भी था, उसी के बाद आपने देखा होगा कि सारे मोबाइल फ़ोन में माइक्रो USB ही लगने लग गया था। किसी कंपनी का पतली पिन का, किसी कंपनी का मोटी पिन का, किसी का चपटा, किसी का सकरा, ऐसा चार्जर आना बंद हो गया था। लेकिन अब ये जो कानून आया है और ये कानून लागू होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, कृषि उपकरणों पे और बहुत सारी चीज़ों पे। लेकिन अभी इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, इसलिए हम सब अपनी बातें कहें, सोशल मीडिया पे रखें, ये बार बार आवाज़ उठाएं कि राइट टू रिपेयर हमको मिलना चाहिए, ताकि ये कानून पिलपिला कानून ना बने जिसका फ़ायदा जो कंपनियां हैं वो उठा सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।